हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, वह कौन सा नायक है, वह कौन सा महापुरुष है जिसे हम सबसे अधिक कोट करते हैं, भली बुरी दोनों ही परिस्थितियों में उसके सुझाए गए रास्तों का उदाहरण देते हैं, उसकी नीतियों का पालन करते हैं। दक्षिणपंथी हो या उत्तर, सभी स्वभाव से उसकी लिखी पुस्तक को पढ़ते हैं, कोई आलोचना नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य है ना। इसी तरीके से जब भी शून्य से उठे नायक की बात होती है, भारत के एककीकरण की याद आती है, ऐसे नायक की चर्चा होती है जिसने भारत को एक कर दिया हो, अखंड भारत की बात उठती है, तो हमें जो नाम सबसे पहले याद आता है वह है चंद्रगुप्त मौर्य का। और आश्चर्य कि इन दोनों की ही कहानी हमें ज्ञात होकर के भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि एक मुकम्मल पुस्तक जो है इनके विषय में, उस समय के विषय में, उसका अभाव हमेशा से खलता रहा है। विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में तो यह कोना बिल्कुल ही खाली था। कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जो मुकम्मल जानकारी उस समय की दे, मौर्य साम्राज्य, उसके पहले उसके बाद की स्थितियों के बारे में बताए हमें। चंद्रगुप्त महान था या सिकंदर? और पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था या चंद्रगुप्त ने? जब भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो मगध क्या कर रहा था, चंद्रगुप्त कहाँ था और चाणक्य क्या कर रहे थे? भारत तो उस समय 16 जनपदों में बटा हुआ था। फिर भारत क्यों कहला रहा था? सभी जनपद स्वतंत्र थे। क्या व्यवस्था रही होगी उस समय, केंद्र और राज्य की आज की तरह या इससे भी कुछ भिन्न, इससे अच्छा, इससे बुरा? सिकंदर महान कहलाया तो क्या हमारे देश में आने के बाद उसका कोई विरोधी नहीं हुआ? कहीं कोई युद्ध नहीं, सिकंदर आया, भारत को जीत लिया, क्या उसने भारत पे शासन किया था? सिकंदर से लड़ने वाले लोग कौन थे, कैसे मरा वह? और सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी तो चंद्रगुप्त बीच में कहाँ से आया जिसने सिकंदर के सेनापति के साथ संधि की थी, राजनीतिक विवाह भी करवाए थे? और क्या चाणक्य, जो अर्थशास्त्र जैसी महान पुस्तक के रचयिता है, महाक्रोधी थे? ऐसे ही नंद से गुस्सा होके छोटे से अपमान का बदला लेने के लिए एक राह चलते बालक को, जो कि राजा और सिपाहियों वाला खेल रहा था, उसे उठाकर मगध का सम्राट बना दिया। अरे रुकिए, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य की बात सामने आते ही आपके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगे ना। अब इन प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे। आज मैं आपको बताने आई हूँ अजित प्रताप सिंह की पुस्तक अभ्युत्थानम। यह उपन्यास भारत के उत्थान, शून्य से निकले नायक, उसके बढ़ते वर्चस्व, भारत के शौर्य उत्थान की कहानी कहता है। हाँ, अजित कोई स्थापित लेखक नहीं है, लेकिन जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी यह नहीं लगेगा कि आप किसी नए लेखक को पढ़ रहे हैं। क्यों? जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उनके लिए अजित प्रताप सिंह कोई बहुत नया नाम नहीं है, क्योंकि उनके जो आलेख हैं वह पाठकों को लंबे समय से रुचिकर लगते रहे हैं। अलग अलग समय में उनके छिटपुट लेख आते रहे थे। हाँ, उपन्यास के रूप में यह उनकी पहली कृति है और आपको यह निराश नहीं करती है। उपन्यास का प्रारंभ उस समय से होता है जब मगध पे महापद्म नंद का शासन था। राजा पुत्र मोह में अंधे थे और अपने छोटे पुत्र नंद के अत्याचारों को आंख बंद करके सह रहे थे। यहाँ तक कि उनके अमात्य अपने पद से इस्तीफा भी दे रहे थे, तब भी महापद्म नंद की जो निद्रा थी, जो तंद्रा थी, पुत्र मोह था, उससे वे बाहर नहीं निकल सके और परिस्थितियों का सही आकलन नहीं कर सके। राज्य में अत्याचार अनाचार बढ़ता गया। नंद ने पिता समेत अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी और स्वयं मगध का सम्राट बन बैठा। फिर तो उसने जो अत्याचार मचाए, राज्य के प्रति वफादार लोगों को बंदी बना दिया, उनके ऊपर तमाम अत्याचार किए। अनाथ होकर के अमात्य चणक का पुत्र दर दर भटकता हुआ तक्षशिला पहुंचा। वहाँ किस तरीके से उसने शिक्षा पाई और फिर आचार्य चाणक्य बन के उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य शुरू किया। उस व्यक्ति ने भारत के एकीकृत होने का सपना देखा।
और उस सपने को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष किया, यह इस उपन्यास में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है। अलेक्जेंडर के आने की सूचना मिलती है और चाणक्य अपने काम में लग जाते हैं। सीमावर्ती राज्यों को सचेत करते हैं, उन्हें सहायता पहुंचाते हैं, अपनी सेना बनाते हैं और समय समय पे उस सेना को उन राज्यों में भेजते हैं जहाँ जहाँ सिकंदर पहुंचता है। युद्ध का रोचक वर्णन, उस समय की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, तमाम चीज़ें जो हैं, जितने कोण आपको दिखाई देते हैं, जितनी आपकी इच्छा होती है कि इस उपन्यास में होने चाहिए, वो सभी आपको यहाँ मिलेगा। भाषा, भावबिंब सब आपको चमत्कृत करते चलते हैं। सिकंदर और पोरस की लड़ाई, पोरस का समर्पण, भारत में कुछ जगहों पे उसका उपनिवेश बनाना और फिर इन सारी परिस्थितियों में नायक के रूप में चंद्रगुप्त का उदय। चाणक्य यह फैसला लेते हैं कि चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया जाएगा और फिर उसे राजा मान के उसके नेतृत्व में मगध पे आक्रमण, नंद को पदच्युत करना और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाना। संघर्ष, तपस्या, मेहनत, लगन, इस उपन्यास को पढ़ के आप आचार्य चाणक्य के प्रति नतमस्तक हो उठते हैं। भारत को एक करने का सपना उस समय में देखना कितनी दूरदर्शिता की बात थी और आचार्य चाणक्य न सिर्फ यह सपना देखते हैं बल्कि इसे किस तरीके से पूरा करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, संघर्ष, त्याग, तपस्या, दूरदर्शिता सब आपको बहुत प्रभावित करेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास के साथ एक बड़ी दिक्कत यह होती है कि अमूमन कहानी पाठकों को मालूम होती है तो बड़ी चुनौती हो जाती है रोचकता बनाए रखना। सत्य के निकट भी रहो और रोचकता भी बनाए रखो ताकि पाठक जो उपन्यास पढ़ रहा है उसे पूरा करे। इस उपन्यास को पढ़ के आपको लगेगा कि आप उस काल में पहुंच गए हैं, चंद्रगुप्त को अपनी आंखों के सामने युद्ध करते देख रहे हैं, चाणक्य पुत्र चाणक्य को अपने सामने बढ़ता देख रहे हैं। अलेक्जेंडर आपके सामने ही भारत की ओर बढ़ता चला आ रहा है। युद्धों का वर्णन हो या तत्कालीन परिस्थितियों का, सब जगह अजीत बिल्कुल ही खड़े उतरते हैं। उपन्यास आपको ऐसा बांध के रखेगा कि जब आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं तो 400 पन्ने कब समाप्त हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। पूरा उपन्यास ख़त्म किए बिना आप बिल्कुल भी उठना नहीं चाहेंगे, जबकि यह ऐतिहासिक उपन्यास है और बहुत विशद वर्णन लिए हुए हैं। अगर आप इतिहास के पाठक हैं या आप साहित्य के पाठक हैं, आप एक जागरूक नागरिक हैं, तब भी आप इस उपन्यास को पढ़ना पसंद करेंगे, गुनना पसंद करेंगे, आपको यह अच्छी लगेगी। आज की परिस्थितियों की अगर बात करें तो यह जो उपन्यास है आज की परिस्थितियों से बहुत हद तक मैच करता है। किस तरीके से राष्ट्र प्रेम एक व्यक्ति के लिए सबसे ऊंचा स्थान रखता है, यह उपन्यास आपको बताएगा। साथ ही जब आप इसे पढ़ेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में आज की परिस्थितियों की तस्वीर बनती जाएगी और आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप इस उपन्यास को पढ़िए और पढ़ के मुझे बताइए कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगली किताब के साथ। बाय।